नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पहली खबर एलएसी से आ रही है। दरअसल आप सबको मालूम है कि एलएसी पर भारत और चीन का विवाद तो चल ही रहा है, लेकिन इस पृष्ठभूमि में और इस बैकग्राउंड में अमेरिका अपना किरदार निभाना चाहता है और वो किरदार इस तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके। ऐसे में अमेरिकी नौसेना के प्रमुख एडम माइक गिल्डे ने भारत के कसीदे पढ़े और उन्होंने ये बात कही है कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत भविष्य में अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण भागीदार होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत चीन को दो मोर्चों पर बड़ी टक्कर दे रहा है। साथ ही दोस्तों, अमेरिका ने कहा कि चीन को न केवल दक्षिणी चीन सागर, इसके अलावा उसको ताइवान और यही नहीं, उसे मजबूरन अब भारत की ओर भी देखना पड़ रहा है और यही सबसे अच्छा मौका है चीन को पस्त करने का कि भारत और अमेरिका अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाए। गिल्डे ने बताया कि हिंद महासागर युद्ध क्षेत्र हमारे लिए तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसके अलावा भारत और चीन के वर्तमान में एलएसी पर झड़पें भी होती रहती हैं और हिमालय में भारत और चीन के बीच जो सीमा संघर्ष है वो चाइना के लिए दो मोर्चों की समस्या है और यही वजह है कि ये विषय अमेरिका के जो रणनीतिकार हैं उनके बीच चर्चा का विषय भी बन गया है। तो आप साफ तौर पर दोस्तों अमेरिका की इंटेंशन समझ सकते हैं कि चाइना को हालांकि उसने उलझा दिया है, साउथ चाइना सी में भी उलझा के रखा हुआ है, इसके अलावा ताइवान में भी उलझा हुआ है और प्लस हिमालय में भारत के साथ चीन उलझा हुआ है। अब चीन का अब ध्यान जो है वो अलग अलग जगह बढ़ चुका है। ऐसे में अमेरिका अब यहाँ पर भारत के साथ अपने रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना चाहता है ताकि किसी भी तरीके से किसी भी मोर्चे पर चीन की किसी भी तरीके की हरकत को समय से पहले रोका जा सकेगा। दोस्तों, अगली खबर भारतीय नौसेना की तरफ से आ रही है। भारतीय नौसेना के वाइस चीफ ने कहा कि भारत 30 प्रीडेटर ड्रोन की जो डील है उसे जल्द ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत साइन करने वाला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना पहले से ही प्रीडेटर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, जो कि रणनीतिक रूप से भारतीय नौसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो इसी तरीके की जो तकनीक है यानी कि टेक्नोलॉजी है वो भारत को देगा ताकि भारत भी इसी तरीके के हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन्स का निर्माण भारत में ही कर सकेगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट 75I को लेकर आ रही है। कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया भी था कि रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75I में जो थोड़े बहुत परिवर्तन करने हैं उसके लिए अनुमति दे दी है और खास करके जो लाइबिलिटी क्लॉज है उसे बदला जाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि AIP सिस्टम को बदले जाने की जो मांग कर रहे थे ये फॉरेन कंटेंडर्स, उसे भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि केवल जर्मनी और साउथ कोरिया दो ऐसे कंटेंडर्स हैं जो अब इस प्रोजेक्ट में बचे हैं क्योंकि इनके पास सी प्रूवन AIP सिस्टम है और आपको मालूम ही है कि फ्रांस, रशिया, स्वीडन पहले ही प्रोजेक्ट 75I से बाहर हो चुके हैं। वहीं दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भारत स्पेन की S80+ सबमरीन्स को खरीद सकता है, लेकिन दोस्तों ये भी अब अधर में लटका हुआ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो तीसरी S80+ सबमरीन है जिसमें कि AIP सिस्टम लगा होगा वो स्पेन की नौसेना में 2026 से शामिल होगी। ऐसे में दोस्तों काफी लंबा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 75I का भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। दोस्तों, अगली खबर भी भारतीय नौसेना से आ रही है। भारतीय नौसेना को पहला 100% स्वदेशी रूप से बनाया गया 30 mm गन एमुनेशन नौसेना को मिला है, जिसे कि AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम में इस्तेमाल में लाया जाएगा। बता दें कि इसे प्राइवेट सेक्टर की फर्म इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने तैयार किया है और इसकी डिलीवरी उन्होंने 12 महीने के अंदर की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों DRDO अब Su-30 फाइटर जेट में न्यू वाइड बैंड 360 नेक्स्ट जनरेशन रडार वार्निंग रिसीवर का इंटीग्रेशन और सर्टिफिकेशन करेगा। कहा जा रहा है कि ये वर्तमान में TR-118 रडार वार्निंग रिसीवर में एक बड़ा सुधार भी करेगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि Su-30 MKI एयरक्राफ्ट में ये जो नया नेक्स्ट जनरेशन रडार वार्निंग रिसीवर लगेगा उसका 12 महीनों के अंदर सर्टिफिकेशन भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अगली खबर भारत और इजिप्ट को लेकर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले महीने इजिप्ट का दौरा कर सकते हैं, जहां वो इजिप्ट में इजिप्शियन रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे और कहा जा रहा है कि इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर जेट को अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल के साथ उन्हें पेश करेंगे, जो कि इजिप्ट की जो ऑपरेशनल जरूरतें हैं उन्हें पूरा करेगा। वहीं आपको मैं बताना चाहूंगा कि HAL भी इजिप्ट को ऑफर कर चुका है कि वो इजिप्ट में तेजस प्रोडक्शन फैसिलिटी को तैयार करेगा और दोस्तों इजिप्ट यानी कि मिस्र की तरफ से भी इस बात पर सहमति दिखाई दे रही है। अगली खबर LCA तेजस को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत निर्मित तेजस की खूबियों की वजह से विश्व के कई देशों में इसकी मांग बढ़ती जा रही है और ऐसे में दोस्तों आपको मालूम ही है कि मलेशिया, कोलंबिया और उसके बाद लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना भी तेजस खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस बारे में विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी पुष्टि कर दी है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर लैटिन अमेरिका के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना की एयरफोर्स ने तेजस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है।
इससे दोनों ही देशों के संबंधों को ऊंचाई मिलेगी। और रिपोर्ट्स में दावा भी किया जा चुका है कि सुपर पावर अमेरिका भी तेजस की खरीद में दिलचस्पी दिखा चुका है। इस बारे में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी जानकारी दी थी। वहीं अर्जेंटीना की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो अब इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए पेमेंट मैकेनिज्म पर बात करेंगे, जिससे कि ये जो पेमेंट होगी वो लोकल करेंसी में ही हो पाएगी। यानी कि दोस्तों अर्जेंटीना पूरी तरीके से अब तैयार दिख रहा है कि वो तेजस फाइटर जेट्स को भारत से खरीदेगा। दोस्तों अगली खबर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट यानी कि TEDBF को लेकर आ रही है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ जानकारी सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए तैयार होने वाला TEDBF ये एक ट्विन इंजन मीडियम वेट स्टोबार एयरक्राफ्ट होगा, जो कि MiG-29K की जगह लेगा। इसके अलावा इसमें कहा जा रहा है कि इसमें स्वदेशी हथियारों को लगाया जाएगा और एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालित करने के लिए TEDBF का विंग फोल्डिंग सिस्टम होगा और इसे INS विक्रमादित्य और IAC-1 से ऑपरेट किया जाएगा। ये फाइटर जेट कैरियर से अपने ऑपरेशन और कॉम्बैट परफॉर्मेंस, इसके अलावा ये हायर मिशंस को अंजाम दे सकता है। इसमें एडवांस सेंसर्स और एवियोनिक्स सूट का इंटीग्रेशन किया जाएगा। TEDBF की अगर रोल की बात करें यानी कि भूमिका की बात करें तो कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल कॉम्बैट एयर पेट्रोल, डेक लॉन्च, इंटरसेप्शन, एयर टू एयर कॉम्बैट, एंटी शिप स्ट्राइक, मैरीटाइम स्ट्राइक, लैंड अटैक स्ट्राइक, स्कॉट जैमिंग और बॉडी रिफिलिंग के लिए भी किया जाएगा। यानी इसकी स्पीड की अगर बात करें तो उसकी स्पीड मैक 1.6 होगी, सर्विस सीलिंग 60,000 फीट की होगी, जी लिमिट +8/-3 होगी, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा इसका 26 टन का, विंग स्पैम जो कि अनफोल्डेड वो होगा 11.2 मीटर का और फोल्डेड 7.5 मीटर का। इसकी पूरी लंबाई 16.3 मीटर की होगी। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने साफरान एरो सिस्टम से 10 एंटी-जी सूट हासिल करने की योजना बनाई है। एंटी ग्रेविटी सूट एयरमैन और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशिष्ट समूह के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो कि फ्लाई एट सुपर ब्लड ब्लॉकिंग स्पीड से उड़ान भरते हैं। बता दें कि साफरान एरो सिस्टम कई तरीके के मिलिट्री प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स को बनाता है, जिसमें कि इंडिविजुअल लाइफ रैट्स, एंटी-जी सूट्स, लाइफ जैकेट्स, कॉम्बैट जैकेट्स और इमर्शन सूट इसमें शामिल है, जो कि सभी प्रकार के वातावरण और विमानों के लिए उपयुक्त होते हैं। जी सूट या एंटी-जी सूट एविएटर्स और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहने जाने वाला एक फ्लाइंग सूट होता है, जो कि उच्च स्तर के जी फोर्स के अधीन होता है। ये एक ब्लैक आउट और GLOC को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि जी फोर्स के तहत शरीर के निचले हिस्से में खून की पूलिंग का कारण होता है। इस प्रकार मस्तिष्क को रक्त से वंचित करता है। एक ब्लैक आउट और GLOC के कारण कई घातक विमान दुर्घटनाएं भी हुई हैं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से एक वीडियो सामने आया है। दरअसल इसमें दावा किया जा रहा है कि प्रदेश की सीमा के पास चीनी सैनिक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इससे अब इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को टारगेट बनाने की कोशिश कर सकता है। और ये बात मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि अरुणाचल प्रदेश को ही वो सबसे ज्यादा अहम मानता है, क्योंकि उसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा भी मानता है। और बीच में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मचिलानी की एक रिपोर्ट भी आई थी। उन्होंने कहा था कि ताइवान के बाद अरुणाचल प्रदेश ही अगला टारगेट हो सकता है, और इस बात का जीता जागता उदाहरण अब आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये जो वीडियो है वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास नहीं बल्कि चीनी क्षेत्र का है, और इस वीडियो को मिलिट्री इंटेलिजेंस स्पॉटर स्कोप के साथ रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि वीडियो में दिखाया गया कंस्ट्रक्शन असल में चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में 20 से 25 किलोमीटर अंदर किया जा रहा है। यानी कि ये बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है, बल्कि ये वहां से 20 से 30 किलोमीटर के बीच में हो रहा है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश LAC से ज्यादा सुलझा हुआ इलाका है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि चाइना किस तरीके से बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, भारी भारी मशीनों को वहां पर लेकर आया है। मतलब ये साफ है कि भले ही ये हमारे इलाके में नहीं कर रहा है ये कंस्ट्रक्शन, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि वो किस तरीके से तैयारी कर रहा है। 20 से 25 किलोमीटर ज्यादा बड़ी दूरी नहीं होती है जहां पर वो अपने बुनियादी ढांचों को बना रहा है। अगली खबर भारतीय तटरक्षक बल को लेकर आ रही है। दोस्तों 26 अगस्त को एक अभियान के दौरान भारतीय तटरक्षक बल ने मलेशिया के विदेशी जल क्षेत्र में 3 लापता भारतीय नागरिकों सहित 16 कर्मियों को बचाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के एक बयान में कहा गया है कि 26 अगस्त की देर रात MRCC मुंबई को मलेशिया तट से गुयाना के झंडे वाले टैंकर MT वोरा से 3 लापता भारतीय नागरिकों के बारे में सूचना मिली थी। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए MRCC मुंबई ने सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया की SAARC कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के साथ सहयोग से बचाव अभियान चलाया। दरअसल कहा जा रहा है कि ईंधन की कमी के कारण उनकी नाव काम नहीं कर रही थी। हालांकि 3 भारतीय नागरिकों सहित सभी 16 कर्मियों को बचा लिया गया और उन्हें आगे की जांच और औपचारिकता के लिए मलेशिया ले जाया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।